आज हरियाणा का बजट है और हरियाणा के बजट को लेकर रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से बजट पढ़ा, उसके बाद काफी देर तक कई बातें निकलकर सामने आई और सवाल का जवाब मिल भी चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन रिएक्शंस के बीच खुद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जब मौजूद थे तो उनके मन में क्या चल रहा था और बजट के बाद उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए, या आप उनसे क्या सुनना चाहते हैं, सवाल का जवाब उन्हीं से जान लेते हैं। खुद हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों तक पर। धन्यवाद आपका भी कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। सर, अक्सर हम देखते हैं कि आपका अलग अलग रूप दिखाई देता है विधानसभा के भीतर। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आपकी बहुत जिम्मेदारी और बखूबी आपने काम भी किया, हमने अभी कार्यवाही भी देखी थी। लेकिन आज इस बजट के बाद आपके चेहरे पर मैं एक अलग तरीके की मुस्कान देख रहा हूं। इसके पीछे का कारण आप खुद ही बता दीजिए। देखिए कमल जी, जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो नेचुरली मुस्कान अपने आप ही आ जाती है। आज जो बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर पेश किया, आपने भी देखा होगा कि हर वर्ग के लोगों को उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया है। चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो युवा है, महिला है, हर वर्ग को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। और जिस प्रकार से बजट के अंदर इतना बड़ा इजाफा किया है, निश्चित तौर पर वो जितना बड़ा बजट होगा उसके साथ साथ योजनाएं भी बड़ी होंगी और बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए आगे का रास्ता भी साफ किया है। आज जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल पे कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जो मुद्दा यानी हरियाणा विधानसभा अलग से बने, उस हरियाणा विधानसभा के लिए फंड्स का प्रावधान इस बजट के अंदर किया है जी। तो नेचुरली जो हमने एक अभियान कह लीजिए, एक मांग जो शुरू की थी, उसकी पूर्ति हुई है और उसके लिए फंड्स जो हैं वो इस बजट के अंदर रखे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही जो हमने अपने नए जो विधान भवन के लिए एक अभियान शुरू किया वो पूरा होगा जी। उसके साथ आज जिस प्रकार से जो गौ माता के लिए जब 40 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए का प्रावधान आज बजट के अंदर किया है। देखिए कमल जी, जहाँ ही हमारी 2014 के अंदर सरकार बनी थी, हमारी सरकार ने एक जो बिल था वो पास किया था, वो था गौवंश की सुरक्षा का बिल। जी सर। कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गौकशी नहीं होगी, गाय जिसको हम माता का दर्जा देते हैं उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और उसके अनुसार वो बिल पास किया था। आज जिस प्रकार से 400 करोड़ का प्रावधान बजट के अंदर किया है, वो केवल इसलिए कि जो हमारी माता है वो बेसहारा सड़कों के ऊपर ना घूमे, बेसहारा जो सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, गाय को भी चोट लगती है और जो वाहन का जो चलाने वाला है उसको भी कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आती हैं। तो उस दृष्टि से गायों की सुरक्षा की दृष्टि से आज 400 करोड़ रुपया इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। एक विशेष जो फोकस कमल जी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर किया है जी सर, वो है ट्रांसपेरेंसी, कि किस प्रकार ट्रांसपेरेंट वे से जो हमने योजनाएं शुरू की हैं उसका फ़ायदा गरीब आदमी तक, जिसका जो उसका पात्र है उस तक वो योजनाएं जाएं। आपने देखा कि एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 पैसे केंद्र से भेजते हैं और 15 पैसे जो हैं वो पात्र के पास पहुंचते हैं। बिल्कुल। आज इस बात की हमें संतुष्टि है कि जो 100 पैसे दिल्ली से चलते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, या जो 100 पैसे आदरणीय मनोहर लाल जी भेजते हैं, वो 100 पैसे का 100 पैसा गरीब के खाते के अंदर चला जाता है। कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, कहीं पर कहीं कटौती नहीं लगती, कहीं पर कोई पिलफरेज नहीं होती।
तो ये मैं समझता हूं कि जो गरीब आदमी है वो इस बात को लेकर संतुष्ट है कि जो मेरा हक है वो मुझे मिलने लगा है, पहले वो हक मिलता नहीं था। आज जिस प्रकार से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान भत्ता 2500 से बढ़ा करके 2750 रुपये किया गया जी 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 ताकि वो सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। जी मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, उसके अलावा जो खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जी पंचकूला के अंदर एक जो खिलाड़ियों की चोट जो लग जाती है, कई बार बहुत देर तक उनका इलाज नहीं होता, वो जो एक सेंटर है वो पंचकूला के अंदर स्थापित होने जा रहा है। दूसरा, खिलाड़ियों के लिए 200 रूम्स जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है उसका निर्माण करने की घोषणा आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला के अंदर की है। गरीब लोगों के लिए हमने कहा था कि हम पंचकूला को श्रम फ्री बनाना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से गरीब लोगों को उनको रहने के लिए पक्की छत मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत बड़ी संख्या के अंदर मकान बनाने का जो संकल्प इस बजट के अंदर किया गया, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो एक जो सुविधा है या बहुत बड़ा गिफ्ट जो है पंचकूला के अंदर जो गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जब उसको पक्की छत मिलेगी तो निश्चित तौर पर जो 30 साल से 35 साल से एक स्लम्स के अंदर रहता है उससे छुटकारा मिलेगा। सर, आपने पहला रिएक्शन दिया, आपने बहुत सी बातें भी बताई हैं। लगातार हम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया जो आई थी वो भी सुनवाई, और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी बातें बजट की हमने दोबारा दर्शकों को भी सुनवाई थी। ये आपने प्रकाश डाला है कि बजट में क्या क्या है, लेकिन हमने आपको देखा है, एक आम विधायक के तौर पर भी देखा है, जिम्मेदारी निभाते भी देखा है, विधानसभा स्पीकर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी आप निभा भी रहे, एक आम नागरिक और एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो आस आपको इस बजट से थी वो आस कितनी पूरी हुई है? क्योंकि आपने कहा कि पंचकूला को भी बहुत सौगात मिली है, और मैंने कार्यवाही के दौरान आपको तब भी देखा है, उस रूप में भी देखा है जब आप विपक्ष के विधायकों की हाँ में भी हाँ मिलाते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, और सत्ता पक्ष को कहते हैं कि इस पर आपको काम करना चाहिए। तो हम ये मानकर चले कि इसी बैलेंस के तरीके से और विपक्ष के सुझावों के साथ, विधायकों के सुझावों के साथ ये बजट तैयार हुआ है। नहीं, बिल्कुल। देखिए कमल जी, इस मामले में तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2 महीने से प्रत्येक वर्ग से इस बजट को बनाने में उनकी क्या क्या राय है, क्या क्या उनकी प्रपोजल्स हैं, उनको इस बजट के अंदर समावेश किया है। सभी विधायकों को सबने लिख लिख करके अपने सुझाव भी भेजे हैं। लेकिन उसके पश्चात अभी जो ये पहली बार 20 दिन का अवकाश पीरियड जो कल से शुरू हो रहा है 20 दिन तक, जी जी, जो विधानसभा का सत्र है वो अवकाश में गया है। बिल्कुल। आज हमने कमेटियां फॉर्म कर देंगे, शाम तक कमेटियों की अनाउंसमेंट हो जाएगी। ओके। ये कमेटियां जो आज बजट प्रस्तुत हुआ है उसके अंदर फिर भी कोई कहीं पर अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कोई मद के अंदर कम ज़्यादा करने की जरूरत है। हालांकि बजट तो उतना ही रहेगा, लेकिन प्रायोरिटीज़ कुछ बदल सकती हैं या कुछ चेंज हो सकती हैं। इस प्रकार के जो सुजेशंस हैं वो ये कमेटियां अगले 15 दिन के अंदर अपनी बैठकों के अंदर अधिकारियों से चर्चा करके, बजट की बारीकियां देख करके, बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान किए हैं उनको देख करके अपनी सुजेशंस देंगी। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पहले भी हर वर्ग की सुजेशन को माना है, और ये जो क्योंकि अधिकारियों के साथ बैठ करके जो हमारे विधायकों की सजेशंस होंगी उनका भी वो ध्यान रखेंगे, उनका भी समावेश जो फाइनल बजट के अंदर वो जवाब देंगे उसके अंदर वो करेंगे। सर, ये जो बात आप बता रही है इसी सरकार में हुआ है? क्योंकि मैंने पिछले साल भी ये देखा था, इस बार भी आपने कहा कि बजट बेशक उतना ही हो लेकिन प्रायोरिटीज देखी जाएंगी, तो इसी सरकार के दौरान ये हुआ है? मेरी जानकारी दुरुस्त कीजिए, आप दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए। हाँ बिल्कुल। देखिए इसकी शुरुआत हमने पिछली बार की थी। जी बिल्कुल। उससे पहले भी उससे पहले था, हमने एक प्री बजट जो सुझाव थे वो सभी विधायकों से लिए थे। फिर अगली बार हमने
5 दिन का रिसेस पीरियड शुरू किया। हमारे सभी विधायकों ने इसको अप्रिशिएट किया कि जी इससे हमें बजट के बारे में भी जानकारी मिली है, बजट को समझने में भी हमें सहायता मिली है। आमतौर पर क्या होता था कि बजट प्रस्तुत हुआ, पढ़ा नहीं पढ़ा और वो जाकर के बजट पास हो गया, लेकिन अब जो बजट पास होगा वो सभी विधायकों की सहमति से, उनकी राय से, उनकी जो सजेशंस हैं उनको समावेश करते हुए वो बजट पेश होगा। और मेरा ये मानना है कि जितने ज़्यादा लोगों से बजट के ऊपर चर्चा हुई है जी, उससे इससे अच्छा बजट कोई और आ नहीं सकता। सर मेरा अंतिम सवाल है आपसे और ये पॉलिटिकल होगा। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि आप अच्छे तरीके से विधानसभा स्पीकर के तौर पर अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके तरह आप एक सदस्य भी है विधानसभा के, विधायक भी है पंचकुला के और एक दिग्गज नेता है बीजेपी के। तो पॉलिटिकल मेरा सवाल होगा सर, एक तो पहले कांग्रेस पार्टी को लेकर, विपक्ष को लेकर, इनेलो को लेकर कि विपक्ष को रास जाहिर तौर पर नहीं आएगा। भूपेंद्र हुड्डा का आपने रिएक्शन सुन लिया होगा, खबरें तक पर ही अनिल मोर ने, हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि जीरो बजट है। और इनेलो के विधायक आप जानते हैं कि उनको तो निलंबित किया गया किसी कारणवश, वो भी बाहर ही सुन पाए होंगे, तो उनकी तरफ से भी, इनेलो पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन कुछ खास नहीं आ रहा है। विपक्ष की जो अभी ये सोच है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि इतनी नकारात्मकता दिखाई दे रही है कि जीरो ही बजट कह देना? नहीं, देखिए विपक्ष की भूमिका भी एक अहम भूमिका है और विपक्ष का सशक्त होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन विपक्ष को जो अपनी भूमिका है पॉजिटिव वे से किस प्रकार से इसमें और सुधार हो सकता है वो अपनी सजेशंस दे। उसके बाद जो बजट तैयार हुआ है, क्योंकि हमने पहले भी सजेशंस मांगी थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अब भी हम जो 15 दिन का पीरियड है इसके अंदर उनसे राय मशवरा करेंगे। तो ये कह देना कि जीरो बजट है, ये एक जो मैं कहूँगा जो अपोजिशन है जी, उसके लिए मतलब ठीक नहीं है। जो उसकी कमियां हैं ज़रूर बतानी चाहिए, लेकिन जो उसके पॉजिटिव पॉइंट है, देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपसे कमल जी कहूँगा जी सर, कि इस बजट के अंदर विशेष फोकस जो किया गया है वो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर किया है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि पैसा 100 रुपये चलता है तो 100 रुपये नीचे पहुंचता है। पहले के कार्यकाल के अंदर जैसा राजीव गांधी जी ने कहा कि 100 रुपये चलता था, 15 रुपये नीचे पहुंचा। तो उसी तरीके से आज ये बजट के अंदर जिस प्रकार से नौकरियों के बारे में कहा, अब आज मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि पहली बार 3 बच्चे HCS के अंदर पिछले 5 साल के अंदर हमारे पंचकुला के गांवों से सिलेक्ट हुए, जी, जो कभी उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। मैं उनके घर गया, आंखों में आंसू थे कि हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम HCS के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। आज जिस प्रकार से घर बैठे जो जो मेरिट है, मेरिट के अनुसार जो सिलेक्शन हो रही है, घर बैठे उनको बिना पर्ची के, खर्ची के, बिना किसी सिफारिश के जो नौकरियां मिल रही हैं, मैं समझता हूं कि उसने पूरे हरियाणा के अंदर एक विश्वास जो इस सरकार के प्रति पैदा किया है कि ये सरकार वास्तव में गरीब आदमी का और मेरिट का सम्मान करती है। जाते जाते सर एक छोटा सा संक्षेप में जवाब दीजिएगा इस सवाल का। अभय चौटाला का जो निष्कासन की बात सामने आई है, नियमों के तहत आप मानते हैं सही हुआ है? क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। छोटा सा रिएक्शन आपका, इसके इतर है सवाल। देखिए, कल आपने भी कार्रवाई देखी होगी, मैंने देखी है, आपने भी सदन की कार्रवाई के अंदर जो उनका व्यवहार भी देखा होगा, और मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो सदन की मान और मर्यादा बनाए रखे। किसी भी व्यक्ति को सदन के अंदर एक दूसरे व्यक्ति के, दूसरे विधायक के प्रति असम्मान जो लफ्ज़ हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया गया, जिस प्रकार से वहाँ विधानसभा के अंदर वो सीन देखने को मिला, मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सब विधानसभा के अंदर सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए कार्य करें। और दूसरा जो हाईकोर्ट की बात है, इस मामले में
जो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट का निर्णय मैं सम्मान करता हूँ, हाई कोर्ट का, न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस विषय को लेकर के बहुत सारी रूलिंग्स ऐसी हैं, 8 जजों के बेंच का निर्णय है कि जो सदन की कार्यवाही के अंदर कोई भी अदालत इसको सुन नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया और बजट पर भी आपने प्रतिक्रिया दी और एक सेंसिटिव मामला था उसको लेकर भी आपने रिएक्शन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।